मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस चैनल पर आपको रोज़गार संबंधी जितने भी गवर्नमेंट के जो विभाग हैं उनमें भर्तियां संबंधित जो जानकारी है इस चैनल पर आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। तो आज हम रेलवे भर्ती संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी या अपडेट्स पर आपको जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। तो आज हम रेल भर्ती के अंतर्गत जो सहायक लोको पायलट है उसकी जो विज्ञप्ति है विज्ञापन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये विस्तृत विज्ञापन निकल चुका है सहायक लोको पायलट भर्ती के लिए। तो हम शुरू करते हैं। सहायक लोको पायलट ALP भर्ती यानी असिस्टेंट लोको पायलट। आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि है वो 20 जनवरी से शुरू हो चुकी है, यानी 20 जनवरी से सहायक लोको पायलट भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। और आवेदन जमा कराने की जो अंतिम तिथि है वो है 19 फरवरी, यानी 19 फरवरी रात्रि 12 बजे तक आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसके बाद में 20 फरवरी से लेकर के 29 फरवरी तक आपने जो आवेदन भरा है यदि उसमें कोई त्रुटि है तो उसके लिए आप सुधार कर सकते हैं। ये इसमें आयु है इसमें 18 से 30 वर्ष के बीच में जो अभ्यर्थी है वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जो आरक्षित वर्ग है उनको छूट भी दी गई है, आयु में शिथिल उनको दिया गया है। उसके संबंध में हम आगे थोड़ा चर्चा करेंगे। तो ये देखो 7th पे CPC में जो वेतन स्तर है ये लेवल 2 में आता है और इसका जो बेसिक वेतन है वो है 19,900। और जो चिकित्सा मानक है यानी आपकी जो आय है वो A1 होने चाहिए। और जो कुल रिक्तियां हैं जो कुल पद हैं वो है 5,696। अब देखो इसमें आगे ये बताया गया कि आप जितने भी इसके जो नियम हैं जो महत्वपूर्ण निर्देश हैं उनको आप अच्छी तरह से अध्ययन कर लीजिए ताकि किसी प्रकार का आपका कोई डाउट नहीं करे। तो 19 फरवरी तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब ये जो 5,996 पद हैं ये विभिन्न देश के विभिन्न जो रेलवे भर्ती बोर्ड हैं उनसे ये वैकेंसी निकल के आई हैं। तो आप केवल एक RRB यानी जैसे RRB अजमेर है, अहमदाबाद है, सिकंदराबाद है, भोपाल है, अलग अलग RRB से जो पद निकले हैं केवल एक RRB के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। और यदि एक से अधिक आप आवेदन जमा करेंगे तो उसके लिए आपको अयोग्य समझा जाएगा, ये इसमें क्लियर दे रखा है। उम्मीदवारों की जो पात्रता में उम्मीदवार दिए गए विवरण के आधार पर अनंतिम होगी। RRB पात्रता के लिए आवेदनों की विस्तृत जांच नहीं करेगा, यानी आवश्यकता अनुसार बुनियादी पात्रता मानदंडों को पूरा करने की शर्त पर उम्मीदवार केवल अनंतिम रूप से ही स्वीकार की जाएगी। उम्मीदवारों की जो शैक्षिक योग्यता है, आयु, चिकित्सा मानकों आदि की आवश्यकता को उनको पढ़ना होगा और खुद को संतुष्ट होना होगा कि वो इस पद के लिए पात्र हैं। कहने का मतलब है कि जो अभ्यर्थी हैं वो इस विज्ञप्ति का अच्छी तरह से आप अध्ययन कर लें और यह संतुष्ट कर लें कि इसमें जितने भी जो योग्यता निर्धारित की गई है उन सभी के लिए मैं पात्र हूँ। SC ST OBC और AWS और ABC के लिए जो शुल्क रियायत है, आरक्षण है, आयु छूट है आदि के दावे के लिए जो भी महत्वपूर्ण निर्देश हैं आप इनको अच्छी तरह से अध्ययन कर लीजिए। मेडिकल फिटनेस उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि ALP पद के लिए निर्धारित चिकित्सा मानकों को पूरा करते हैं। अभ्यर्थी इस पद के लिए चिकित्सा दृष्टि से अनुपयुक्त पाए जाएंगे और तो उन्हें कोई वैकल्पिक नियुक्ति नहीं दी जाएगी। तो इसमें आयु जैसा कि हम पहले देख चुके हैं 18 से 30 वर्ष के बीच में इसमें आयु निर्धारित की गई है। तो ये इसमें देखो ये सामान्य निर्देश यहाँ पर दिए हुए हैं। तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यदि कोई उम्मीदवार है अपना पहले तो देखो खाता बनाना होगा इसमें, यानी जैसे आप RRB में आवेदन करना चाहते हैं सहायक लोको पायलट भर्ती के लिए, इसमें आपको पहले एक अकाउंट है वो क्रिएट करना होगा। कहने मतलब है कि आप इसमें आवेदन करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ई-मित्र पर जाएं, आप स्वयं भी इसमें आवेदन
कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो पेमेंट मोड है वो यूपीआई के या डेबिट या क्रेडिट कार्ड इनके मार्फत भी हो सकता है। तो 29 फरवरी 2004 के 24 के बाद में आरआरबी आवेदन में दी गई जानकारी में संशोधन किसी प्रकार के प्रतिनिधित्व विचार नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब है कि इसमें 19 फरवरी तक आवेदन किए जाएंगे और 20 से लेकर के 29 के बीच में आपने आवेदन पत्र में यदि कोई त्रुटि रह गई है तो आप उसमें संशोधन कर सकते हैं। 29 फरवरी के बाद में इसमें किसी का कोई विचार नहीं किया जाएगा। अब देखो इसमें जो भर्ती का जो चरण है इसमें 3 चरण है। पहली परीक्षा, दूसरी परीक्षा और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इंटरव्यू का व्यवस्था इसमें नहीं है। तो पहले जो परीक्षा होगी यानी जो पहले जो सीबीटी होगी उसमें 15 गुना अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा, 15 गुना तक। और दूसरा जो चरण है उसमें 15 गुना की रिक्तियों के लिए, यानी जैसे हमारे इसमें 6000 पद हैं तो उसका आप 15 गुना कर लीजिए, 15 गुना तक इसमें शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। और इसमें परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए इसमें 1/3 अंक काटा जाएगा। परीक्षा के दौरान जो संचार उपकरण है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है जैसे मोबाइल फ़ोन है, ब्लूटूथ है, यह आपको ले जाने के लिए मनाही है। परीक्षा के कक्ष के देते समय आपके पहले बाहर ही आपको जो भी आपके साथ सामान लेके जाएंगे, जैसे मोबाइल फ़ोन है आदि है, इसकी आप अपने खुद ही इसकी व्यवस्था करेंगे। इसके लिए रेलवे की ओर से कोई अधिकृत नहीं किया गया है। फिर इसमें देखो उम्मीदवारों को जो कॉल लेटर है यानी फॉर्म भरने के बाद में कॉल लेटर है वो ई कॉल लेटर जारी करने किया जाएगा। कहने का मतलब है कि किसी भी अभ्यर्थी के पास में कॉल लेटर वो घर पे नहीं भेजा जाएगा, बल्कि उसके द्वारा जो दी गई ईमेल आईडी है उसके ऊपर ही उसको भेजा जाएगा। यानी केवल ईमेल के ऊपर ही प्रवेश पत्र है वो सेंड किया जाएगा, न कि उसके घर पर भेजा जाएगा। इस बात को भी आपको ध्यान रखना। तो सभी विद्यार्थी यह सुनिश्चित कर लें कि इस भर्ती के लिए जो भी पात्रता रखी गई है उसके लिए आप पात्र हैं। यानी जैसे आपके नाम है, पिता का नाम है, जन्मतिथि है, आपकी मैट्रिक जो परीक्षा है उसके अंतर्गत जो नाम है, स्कूल परीक्षा जो प्रमाण पत्र है, और आपका जो आईटीआई का जो डिप्लोमा है, यानी इस पद के लिए आईटीआई का डिप्लोमा है वो भी ज़रूरी है, आवश्यक है। तो इन सभी में आपका जो नाम है वो एक जैसा होना चाहिए। और आप जो आवेदन कर रहे हैं उसमें भी नाम आपका जैसा रिकॉर्ड में है वैसा पूरा जो बायोडाटा है वो उसमें सेम होना चाहिए। तो इसमें जैसा कि आपको इसमें जो चरण है यानी स्टेप है वो पहले CBT 1 फिर CBT 2 और इसमें उसके बाद में DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो पहले आपकी CBT 1 एग्ज़ाम होगी, फिर CBT 2 एग्ज़ाम होगी और उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जाएंगे। जो अभ्यर्थी अंतिम रूप से पात्र पाए जाएंगे। तो ये जो अंतिम जो रिक्तियाँ दर्शाई गई हैं यानी कुल पद दर्शाए गए हैं, इसमें कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है। फिर देखो इसमें नियुक्ति का अधिकार है। आरआरबी द्वारा चयन उम्मीदवारों को रेलवे में नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं देता है। आरआरबी का कार्य केवल जोनल रेलवे के संबंधित अधिकारियों को उपयुक्त उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश करना है, जो रिक्तियों की उपलब्धता और चरित्र की पूर्ववर्ती सहित सभी मापदंड को पूरा करने के आधार पर नियुक्ति का पेशकश करती है। कहने का मतलब है कि ये जो रेलवे भर्ती बोर्ड हैं ये परीक्षा के माध्यम से जो उपयुक्त या पात्र जो उम्मीदवार हैं उनकी नाम है, यानी कहने कि ये नियुक्ति नहीं देकर बल्कि ये अपनी जो लिस्ट है वो रेल मंत्रालय को सुपुर्द करेगा और रेल मंत्रालय है वो इनको नियुक्ति देगा। कहने के भर्ती करने का काम है वो आरआरबी का है। इसमें पोस्टिंग आमतौर पर एक रेलवे कर्मचारी को पूरी सेवा के दौरान रेलवे या रेलवे प्रतिष्ठान में आयोजित किया जाएगा जिसमें उसे पहले नियुक्ति पर तैनात किया गया है और उसके पास किसी अन्य रेलवे या किसी अन्य प्रतिष्ठान में स्थानांतरण के अधिकार के रूप में कोई दावा नहीं होगा। हालांकि एक सक्षम प्राधिकारी सेवा की आवश्यकताओं में रेलवे कर्मचारी को किसी अन्य विभाग या रेलवे प्रतिष्ठान में स्थानांतरित कर सकता है जिसमें भारत के अंदर या बाहर की परियोजना भी शामिल है। अब जब तक नवनियुक्ता उम्मीदवार को कम से कम 5 से 10 वर्ष की सेवा पूरी नहीं कर लेता तब तक उसे अन्य जोन में स्थानांतरित करने के लिए वो पंजीकृत नहीं किया जाएगा, यानी कि 5 से 10 साल की सेवा अनिवार्य है। उसके बाद में वो दूसरे जोन में जा सकता है।
निःशुल्क ट्रेन यात्रा सुविधा एससी और एसटी के जो उम्मीदवार हैं उनको निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। यानी जब वो एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे तो उनको निःशुल्क रेलवे के अंतर्गत पास दिया जाएगा, और वो स्लीपर क्लास रेलवे पास और जो विभिन्न जो जनरल है उसके लिए इनको ई कॉल लेटर प्रदान किया जाएगा। यानी कहने मतलब कि उनको जो एससी एसटी के उम्मीदवार हैं वो मुफ्त में रेल यात्रा कर सकेंगे एग्ज़ाम देने के लिए। फिर इसमें शारीरिक रूप से जो मेडिकल फिटनेस के मानक हैं वो है दूरदृष्टि यानी 6/6, बिना फॉगिंग टेस्ट चश्मे वाले के बिना जो दूर की दृष्टि है वो 6/6 होने चाहिए। जो निकट दृष्टि है वो भी 0.6 और 0.6 बिना चश्मे के होने चाहिए। कलर विजन, बाइनोक्यूलर विजन, फील्ड ऑफ विजन, नाइट विजन, मेसोपिक विजन आदि के लिए टेस्ट पास करना होगा। कहने मतलब कि आप मेडिकल के दौरान आपका गहनता से मेडिकल जांच की जाएगी, और इसमें जो आई है इसका मुख्य रूप से जांच की जाती है। फिर देखो इसमें पात्रता, नागरिकता यानी भारत का नागरिक हो या नेपाल का नागरिक हो या भूटान का नागरिक हो, वो सभी इसके लिए पात्र हैं। आयु सीमा जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, इसमें 18 से 30 वर्ष के बीच में आयु रखी गई है। एससी एसटी के जो उम्मीदवार हैं उनके लिए 5 साल की छूट है, ओबीसी के उम्मीदवारों के लिए 3 साल की छूट है, और जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए आयु से सेवा की अवधि घटाने के बाद में यानी 3 वर्ष की छूट है। ओबीसी के जो एक्स सर्विसमैन है उनको 6 वर्ष की छूट है, और जो एक्स सर्विसमैन है उनको एससी एसटी के हैं उनको 8 वर्ष की छूट है आयु से सेवा की अवधि घटाने के बाद में। वे अभ्यर्थी जो रेलवे में ग्रुप सी और ग्रुप डी रेलवे स्टाफ की में न्यूनतम 3 साल की सेवा के साथ साथ निरंतर या अलग अलग समय में न्यूनतम 3 साल की सेवा के साथ सेवारत हैं, उनको जो सामान्य और ईडब्ल्यूएस उनको 40 साल की छूट, ओबीसी की 43 साल की, और एससी एसटी के 45 साल तक की छूट है। तो ये आयु संबंधी इसमें छूट दर्शाई गई है। तो जो महत्वपूर्ण बात है वो है कि इसमें आयु संबंधी जो निर्धारित की गई आयु वो है 18 से 30 साल, और इसमें जो आवेदन ऑनलाइन जमा करने जो अंतिम तिथि है वो 19 फरवरी निर्धारित की गई है। यानी तक उम्मीदवार है वो किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से निर्धारित शैक्षिक और तकनीकी योग्यता होनी चाहिए। इसमें अभ्यर्थी के पास में जो योग्यता है वो कब तक होनी चाहिए, 19 फरवरी जो आवेदन करने की अंतिम तिथि है उसके पास उस दिन तक की अवधि तक आपके पास में शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए। यानी उसके बाद में यदि कोई शैक्षिक योग्यता अर्जित करता है तो वो इसमें आवेदन नहीं कर सकता। परीक्षा शुल्क है इसमें सभी उम्मीदवारों के लिए इसमें 500 रुपये निर्धारित किए गए हैं। जो एससी एसटी एक्स सर्विसमैन और ईडब्ल्यूएस या महिला, ट्रांसजेंडर, अल्पसंख्यक है इनके लिए 250 रुपये निर्धारित किए गए हैं। ध्यान देने की बात है इसमें CBT 1 में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को ऊपर बताए अनुसार उनके परीक्षा शुल्क का रिफंड वो वापस हो सकेगा। यानी CBT 1 में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को जैसा कि ऊपर इसमें बताया गया है उनको रिफंड किया जा सकेगा। शुल्क भुगतान के तरीके जैसा कि इंटरनेट बैंकिंग है, डेबिट है, क्रेडिट कार्ड है, UPI है, इनके माध्यम से भी आप शुल्क भुगतान कर सकेंगे। यानी बिना ई-मित्र के भी आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है कि आप इसको पहले जो रेलवे भर्ती बोर्ड है जिससे आप RRB से आप आवेदन कर रहे हैं उस RRB से आपको इसमें आवेदन करना होगा। वहीं पर आपको एक अकाउंट है वो भी क्रिएट करना होगा। फिर आता है इसमें ये देखो इसमें सामान्य निर्देश हैं। तो जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि ये भूतपूर्व सैनिकों के लिए थोड़ा देखो इसमें निर्देश हैं पूर्व भूतपूर्व सैनिकों से संबंधित। उसके बाद में सिलेबस, तो सिलेबस से इसमें देखो क्या है CBT 1 का पैटर्न और पाठ्यक्रम। तो जो CBT 1 एग्ज़ाम है यानी जो आपकी फर्स्ट एग्ज़ाम होगी उसमें उसका जो समय है वो है 1 घंटे का, अवधि है 60 मिनट की, यानी 1 घंटे का है। उसमें प्रश्न पत्रों की जो संख्या है प्रश्नों की संख्या कितनी होगी 75, यानी अधिकतम अंक है 75, यानी प्रत्येक जो प्रश्न है वो 1 अंक का होगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काटा जाएगा। कई
पालियों में आयोजित सीबीटी के लिए अंकों का नॉर्मलाइज किया जाएगा, यानी नॉर्मलाइजेशन भी इसमें किया जाएगा। पात्रता के न्यूनतम जो अंक हैं वो सामान्य और ईडब्ल्यूएस के लिए 40% है, ओबीसी के लिए 30% और एससी के लिए 30% और एसटी के लिए 25%। तो इसमें जैसा कि जो फर्स्ट एग्जाम होगी उसमें ये सिलेबस रहेगा। गणित के अंतर्गत संख्या प्रणाली, बोर्ड मास, दशमलव, भिन्न, एलसीएम, एचसीएफ, अनुपात और समानुपात, प्रतिशत, क्षेत्रामिति, समय और कार्य, समय, दूरी, चक्रवर्ती ब्याज, लाभ हानि, बीजगणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, प्राथमिक सांख्यिकी, वर्गमूल, आयु गणना, कैलेंडर, घड़ी, टाइप आदि ये इसमें होगा। मानसिक योग्यता में सादृश्य, वर्णमाला और संख्या श्रृंखला, कोडिंग और डिकोडिंग, गणितीय संचालन, रिश्ते, जबलिंग इनसे संबंधित होंगे। सामान्य विज्ञान में कक्षा 10वीं के कक्षा के स्तर के अंत के लेवल के अनुसार भौतिक, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान शामिल होंगे। और सामान्य जागरूकता में समसामय के मामले में जो करंट जीके है वो इसमें आएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित संस्कृति, व्यक्तित्व, अर्थशास्त्र, राजनीति और अन्य महत्व के जो प्रश्न है वो इसमें पूछे जाएंगे। फिर सीबीटी 1 के अंतर्गत शॉर्ट किए गए कुल 15 गुना तक अभ्यर्थियों को सीबीटी 2 के लिए बुलाया जाएगा। हालांकि सीबीटी 2 के लिए पाठ्यक्रम इसमें नीचे बताया गया। देखो इसका जो समय है वो भी 90 मिनट होगा और इसमें जो कुल प्रश्न है वो 100 अंक, इसमें 100 प्रश्न होंगे इसमें कुल, और 1/3 अंक है वो नेगेटिव इसमें भी काटा जाएगा और इसमें भी नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। जो पात्रता है न्यूनतम अंक प्राप्त करना के जो प्रतिशत है वो जैसा कि सीबीटी 1 में है वैसा ही सेम इसमें भी दिया गया है। फिर देखो ये पाठ्यक्रम गणित में इसमें वही है लगभग सेम साइज का, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये पाठ्यक्रम है इसमें। फिर देखो ये योग्यता यदि हम सारूप में कहें तो इसमें जो न्यूनतम योग्यता है वो 10वीं पास रखी गई है और जो आईटीआई जिसने उत्तीर्ण कर रखी है वो अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए पात्र हैं। ये इसमें 2 परीक्षाएं होगी, सीबीटी 1, सीबीटी 2 और उसके बाद में दस्तावेज सत्यापन। आवेदन भरने से पहले आप अनिवार्य स्कैन किए गए दस्तावेज तैयार रखें। अब देखो आपको आवेदन करने के समय आपको क्या क्या करना है। उम्मीदवार की हाल ही में स्पष्ट रंगीन पासपोर्ट आकार की फ़ोटो यानी सादे सफ़ेद पृष्ठभूमि के खिलाफ, और वो जेपीजी में साइज में होनी चाहिए, 30 से 70 KB के बीच में होना चाहिए और बिना काला चश्मा या टोपी पहने आपकी फ़ोटो होनी चाहिए। भर्ती प्रक्रिया के दौरान भविष्य में उपयोग के लिए उम्मीदवारों के पास केवल एक ही तस्वीर की कम से कम 12 प्रतियां होनी चाहिए। 12 फोटो आपके एक जैसे होने चाहिए। जैसे आप इसी में आवेदन पत्र में जैसे आप जो फोटो लगाओगे तो आप जब आगे आपको बुलाएंगे तो वही फोटो आपके पास में होनी चाहिए। तो कम से कम 12 फोटो आप तैयार करके रखें। चलती लिखावट में उम्मीदवार को हस्ताक्षर की स्कैन की गई एक छवि है या प्रति है वो भी इसमें आपको डाउनलोड या उसमें अपलोड करनी होगी। तो PDF प्रारूप में SC/ST प्रमाण पत्र है, केवल ट्रेन यात्रा के लिए मुफ्त पास का अनुरोध करने वाले उम्मीदवारों के लिए वो भी आपको इसमें अपलोड करनी होगी। उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए डिजिटली इंडिया के तहत कॉमन सर्विस सेंटर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सेवाओं का भी उपयोग कर सकते हैं। ये देखो इसमें सामान्य सी बात है। अब देखो इसमें है रेलवे भर्ती बोर्ड की जो विभिन्न वेबसाइट हैं, यानी अब आप आवेदन करोगे तो आप कौन से रेलवे बोर्ड से करोगे। तो इसमें देखो ये है रेलवे बोर्ड अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, यानी इन सब की आपको यहाँ पर वेबसाइट दी गई है। इस वेबसाइट जा करके आप आवेदन कर सकते हैं। तो उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया के दौरान अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर और पंजीकृत ईमेल आईडी ये सक्रिय रखना होगा, यानी ये चालू रहना चाहिए। नहीं कि आपने मोबाइल नंबर दे दिया और बाद में आपने इसको बंद कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसी पर आपको सूचना दी जाएगी। SMS और ईमेल के पर आपको जो प्रवेश पत्र है वो भेजा जाएगा। RRB किसी भी तरह मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस में बदलाव के किसी भी अनुरोध को पर विचार नहीं करेगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वो भर्ती प्रक्रिया आगे के चरणों और RRB के साथ पत्राचार आदि के लिए अपना नंबर है वो चालू रखे।
तो आप जब भी आप आवेदन करें तो आवेदन के बाद में जो भी आपने उसमें अपनी जो जानकारी भरी है उसको आप अच्छी तरह से उसका आप जांच कर लें कि कहीं नाम में, आपके एड्रेस में, मोबाइल नंबर में, ईमेल आईडी में कोई गलती तो नहीं है। उसको आप अच्छी तरह से जांच कर लें, और यदि कोई गलती है तो आप 20 फरवरी से लेकर के 29 फरवरी के बीच में आप उसमें संशोधन कर सकते हैं। 29 फरवरी के बाद में इसी में किसी प्रकार को संशोधन नहीं किया जाएगा। तो यदि आप, जैसा कि इसमें निर्देश दिए गए हैं कि यदि आप एक से अधिक यदि आप आवेदन करते हैं रेलवे भर्ती बोर्ड से, तो आपका जो आवेदन है वो खारिज किया जाएगा। तो आप केवल एक ही रेलवे भर्ती बोर्ड से यहाँ पे आवेदन करें। और जो SC/ST के उम्मीदवार हैं उनको रेलवे भर्ती परीक्षा देने के लिए उनको निःशुल्क पास की सुविधा भी दी जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जो शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं अभ्यर्थी, उनको अपने जो मूल दस्तावेज हैं और वो भी स्व प्रमाणित है, यानी अपने स्वयं के द्वारा प्रमाणित है, फोटोकॉपी के 2 सेट आपको प्रस्तुत करने होंगे। दो सेट बाद में आपको तैयार करके लाने हैं। ये बाद की बात है। सभी प्रमाण पत्र केवल अंग्रेजी या हिंदी में होने चाहिए। जहाँ प्रमाण पत्र अंग्रेजी या हिंदी में नहीं है वहाँ सब प्रमाण अनुवादित संस्करण ये होना चाहिए। इसमें किसी का कोई समस्या नहीं है, सबका अंग्रेजी और हिंदी में ही आते हैं। फिर देखो इसमें आता है, जैसा कि इसमें क्लियर किया गया कि जो शॉर्ट में जो नाम है उनका फुल इसमें दी गई है। अब देखो सहायक लोको पायलट भर्ती, जैसे इसमें अब पहले हम कर चुके हैं 7 पे स्तर में, इसमें जो लेवल है वो 2 है और इसका जो बेसिक 19,900 A1 है और ITI इसके अंतर्गत होनी चाहिए। अब देखो ये इसमें पद, तो पद हैं वो अलग अलग देखो दिए गए। इसमें अहमदाबाद से कुल पदों की संख्या है वो 238 है, अजमेर में 228 है, प्रयागराज में 241 है, बेंगलुरु में 473 है, भोपाल में 219 है, भुवनेश्वर में 65 है, भोपाल में 65 है, भुवनेश्वर में 280, बिलासपुर। ये आप देखो इसमें अध्ययन कर सकते हैं। सबसे अधिक जो पद हैं वो 1192 बिलासपुर में है। तो ये पद हैं देखो इसमें अलग अलग, आप एक रेलवे भर्ती बोर्ड से आवेदन कर सकते हैं। तो ये थी सहायक लोको पायलट भर्ती से संबंधित आपके लिए महत्वपूर्ण अपडेट से। ऐसी ही और जानकारी आपको इस चैनल पर अपलोड की जाएंगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इससे अधिक लाइक और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।